बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुआशरा है, इसके बेशतर मसाइल हैं, मगर इसमें घुटन, इखलाकी गिरावट और तशद्दुद जैसे जो अनासिर हैं वो एक असदहा बन चुके हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ना किसी को डसते ज़रूर हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक 17 साल की टिकटॉकर का कत्ल हुआ, बहीमाना कत्ल हुआ। कई ऐसे सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। इसके ऊपर बड़ी ही तफसील के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अदलिया से भी खबर है, 26वीं तरमीम अभी संभल नहीं पाई थी कि 27वीं तरमीम की गूंज हमें सुनाई देने लगी है। क्या इसके पीछे भी कुछ तूफान है? वो कौन से तूफान है जो सामने आने को तैयार हैं, इसके ऊपर बात होगी। इमरान खान साहब जो हैं वो हर सूरत तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, मगर इस मरतबा एक और भी चीज़ नई हुई है जो कि भी चंद घंटे पहले हमारे सामने आई कि इमरान खान साहब को अब बानी PTI से पेट्रोन इन चीफ बना दिया गया है। इस तब्दीली की वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात होगी। और दीगर अहम अमूर हैं सियासत के जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मैं बेहद माज़रत के साथ रोज़ाना अदालत का सवाल आपसे सबसे पहला करती हूँ, या इंटरनेशनल सवाल करती हूँ, पाकिस्तान की सियासत का या PTI का सवाल करती हूँ। आज मैं सवाल करती हूँ अपना, हमारा समाज का, हमारे माशरे का। इतनी घुटन है इस माशरे के अंदर, इतनी घुटन है कि पिछले 24 से 48 घंटों में बच्चों की ज़्यादती के वाक़यात पे हौलनाक रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने। बच्चों के साथ क्या मामलात पेश आते हैं इस पाकिस्तानी माशरे में, जगह का ताल्लुक छोड़ दीजिए, वो हमारे सामने है। किस तरह से कत्ल किया जाता है वो हमारे सामने है। किस तरह से कमसिन मुलाजमाओं के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। ये हमारे माशरे की घुटन है और हम यहाँ पर बैठ कर सिर्फ सियासत और अदालत की बात करते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। ये तस्वीर ही इस बच्ची की देख के जो है, सना यूसुफ की, ये बड़ी तकलीफ़ सी होती है। हमने कोशिश किया है कि एक जो मुरवजा तरीक़ाकार होता है कि सिर्फ उसके स्टिल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी टीम से ये बात हुई कि वालिदैन बेचारे, ये इनकी फैमिली, ये इनको जानते थे जो है, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, हमें नहीं देखा जा रहा कि ये 2-4 स्टोरीज़ हैं जो कि बताती हैं कि हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। गुर्बत और अफलास की वजह से क्या हालात हैं, हमारी गवर्नेंस के क्या मसाइल हैं। ये 3-4 स्टोरीज़ हैं जो कि अक्कासी करती हैं हमारे मुआशरे की और इस मुल्क की कि हम क्या बन गए हैं। वो जो रोज़ हम सियासी और इकनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर्स का खुलासा करते हैं, घूम फिर के असल में देखना होता है कि ये सारी चीज़ों का मुल्क के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मुल्क किधर जा रहा है। तो यही वाक़या जो है कि 17 साला ये बेचारी टिकटॉक, कितनी खूबसूरत ये बच्ची थी, कितनी ये लाइवली थी। मैंने ख़ास तौर पे जो है ना हौसला करके इनके टिकटॉक्स के वो देखे तो बड़ी मुश्किल, ऑलमोस्ट रोना आ जाता है कि एक जो कहता बड़ा अच्छा किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने पूरा चेन जो है उसको जल्दी गिरफ़्तार भी कर लिया है कि वो जिस तरीके से वो नौजवान जो मुलजिम है उसने बंदूक लेके वो वॉक करता रहा, फिर उसके बाद जिस तरीके से कत्ल हुआ, बड़ी ही ये एक तकलीफ़ देह है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो स्टोरी जो है कि रहीम यार ख़ान में जो एक शख्स ने गुर्बत से तंग आके अपने 3 बच्चों को उसने जहरीली गोली दी। 2 बच्चे उसमें मर गए, एक बच्ची जो है वो ICU में जान की बाजी खेल रही है। बाप, सगा बाप कातिल बन गया बच्चों का, कातिल वो, मगर अब पता नहीं, वो जाहिर है बच्चों को कत्ल करना जो है, कत्ल ही किया ना, तो वो एक तकलीफ दे है ही। मगर बताया जाता है कि जी अब्दुल रहमान साहब जो ये हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, इनके दोनों बेटे जो है वो अंधे थे और बीवी की वफ़ात और बेरोज़गारी के बाद बेरोज़गारी का ज़हनी दबाव का शिकार था। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता था और वो भी बेरोज़गार था बड़े अरसे से। सो ये भी एक माशरे की एक अफलास की कहानी, बेरोज़गारी की कहानी और उसकी वजह से माशरती मसाइल की कहानी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये कुर्बानी एक फ़र्ज़ है। मगर आपके दाएं बाएं जो इस तरह की कहानियाँ चल रही होती हैं, जो गुर्बत में इतने बुरे हालात में हैं कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहरीली गोलियाँ दें, तो इनकी कफालत करना भी ये भी कुर्बानी का एक तरीका है, एक कुर्बानी का तरीका है। इस पे भी नज़र डालनी चाहिए, गौर करना चाहिए।
तीसरा जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस का एक स्टोरी है कि जी कराची में जो है ना तवातुर के साथ ज़लज़ले आ रहे थे और ज़लज़ले के झटकों से मलीर जेल से 200 अफराद जो है ना कैदी, बच्चों की जेल कहा जाता था इसको, एडोलेसेंट एज के थे, और 200 कैदी जो है ना वो फरार हो गए। और वो कहते हैं कि जी दीवारें कुछ हिल गई थी ज़लज़ले की वजह से। सो एक ये भी स्टोरी है। फिर जो है एक अताई डॉक्टर ने निजी अस्पताल में एक ही ख़ानदान के 22 बच्चे, उनको डिहाइड्रेशन थी, गालबन पानी की कमी थी, हमारे तक आई उनके मुताबिक और उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर डाला। और टोटल जो बताया जाता है 7 साल बाद किस डॉक्टर ने 40 बच्चों का अपेंडिक्स का मर्ज बताया और 22 का ऑपरेशन कर भी दिया। सो अताई डॉक्टर है, ये डॉक्टर था नहीं, अताई डॉक्टर कहना भी गलत है, कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, अताई था, ये डॉक्टर बना हुआ था। और इस तरह के ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं और पूरी एक 22 बच्चों का उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। तो ये एक ओवरऑल जो है ना हमारे माशरे की जो है मुख्तलिफ जावियों के हवाले से ये देख के ये तकलीफ़ होती है। साथ में ओवरऑल जो है हम ये देख रहे थे कि ये एक रिपोर्ट आई हुई है कि आप मेरी मदद इसमें कर दें अगर के जो 2024 में जो है बच्चों के हवाले ज़्यादतियों में, जी ये अगर इसकी तफसील बताएं। बिल्कुल आमिर साहब, ये एक समाजी तंजीम है साहिल, इन्होंने एक रिपोर्ट में इंकशाफात किए हैं। ये सिर्फ साल 2024 में उन्होंने बताया है कि बच्चों से ज़्यादतियाँ हुई और ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं थे। 3,364 केसेस इसमें रिपोर्ट हुए। इसमें ज़्यादती के केसेस हैं, अगवा के हैं, गुमशुदगी है और बचपन की शादियों के केसेस भी उन्होंने शामिल किए हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। 78% केसेस का ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से 12% है और खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो 4% इस रिपोर्ट में बयान किए गए। और वो कह रहे हैं कि ज़्यादती का शिकार जो बच्चे थे उनकी अगर उम्रें देखें तो 11 से 15 साल के दरमियान थी आमिर साहब। ये बिल्कुल मासूम और कम उम्र बच्चे थे जिनके साथ के सारा कुछ हुआ। और ज्यादती में जान पहचान वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुलविस निकले। ये सबसे बड़े ख़तरे की घंटी है कि कहाँ पर लोग अपने ज़ाती जान पहचान के लोगों को इन्वॉल्व करते थे अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए, मगर ये रिपोर्ट बता रही है कि जिन बच्चों के साथ ये मामला पेश आए उनमें अपनी ही जान पहचान वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुलविस पाए गए हैं। जी ये बिल्कुल, ये हमारे यहाँ इसके ऊपर कानून साजी भी होती है, मगर वेरी फैक्ट कि ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं, रुकते नहीं हैं। और एक हमारा मीडिया का भी ये कसूर है कि हम सियासत पे बहुत ज़्यादा, और सियासत भी वो कि ही सेड शी सेड, उसने ये कहा उसने वो कहा, जिनका इशू से ताल्लुक़ नहीं है, बाकी भी इकॉनमी वगैरह बनी। मगर ये ख़ास तौर पे ये जो इंसानी पहलुओं वाली ये कहानियाँ हैं, और ये वो जो फैज़ साहब कहते हैं कि हर ईंट उठाओ तो नीचे से ये स्टोरी निकलती है, हमारे दाएं बाएं ये इतने ज़्यादा ये माशरती मसाइल हो गए हैं। हमारे मीडिया पार्लियामेंट का भी कसूर है कि उतना इसको डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि करना चाहिए। इक्का दुक्का कानून साजी तो होती रहती है मगर ये फोकस नहीं है, जबकि हमारा मुआशरा बजाय आगे जाने के पीछे जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जनरेशन के अंदर जो है माहौल बहुत बेहतर था, इतनी घुटन नहीं थी कि जो है बच्चियों के लिए ख़ास तौर से औरतों के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। मेरी खाला जो थी वो साइकिल पे कॉलेज जाती थी, मैं अपनी जो खाल मासियों को और कज़न्स को टांगे पे ले जाके फिल्म दिखाता था। तो मुआशरे में औरतों का जो बाहर आना जाना वो मेरे सामने ही रुका, हमारे सामने ही जो है ये बसों के अंदर जो आपने पहले रेजिमेंटेशन की कई औरतों का खाना, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों में है, ठीक है, ऑल गर्ल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स भी होते हैं, मगर साथ में हमारे मोहल्लों में आना जाना एक मुआशरे की जो है वो नॉर्मल मुआशरा नहीं रहता। पूरी दुनिया आगे जा रही है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? हम पीछे गए हैं और उसकी वजह से ये बीमारी, ये जहनी पसमानदगी, उसकी वजह से ये क्राइम है, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती
औरतों के हवाले से जो क्राइम रेट है वो बढ़ता ही जाता है। आप किसी किस्म के लिए देख लें तो दुनिया की तमाम जो लिस्टें आती हैं, और हम मीडिया वालों का भी कसूर है कि हम जो है उसको उतना नहीं डिस्कस करते कि जितना कि ये करना चाहिए। माशरे में फ्रस्ट्रेशन का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा गालिब आ गया। लेकिन आमिर साहब, बहुत सारी इससे चीज़ें इसलिए भी रेलिवेंट होती हैं कि हमारी सियासत लोगों के जहनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और हमारे सियासतदान जो सियासत का तरीक़ेकार अपनाते हैं, शायद ये भी एक वजह है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा किसी और तरीके से, किसी और शख्स, अपने से कमज़ोर शख्स के ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं। जी, अभी बहरहाल मैं तो हमारी एक कुलीग हैं, अक्स का NGO चलाती हैं, तो वो मुझे उनसे वो डांट पिटती रहती है कि तुम लोग जो है औरतों का इतना डिस्कस नहीं करते जितने औरतों के मसाइल हैं, और मैं बड़ा शर्मिंदा रहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। तो ये एक आज की एक दिन की ये 4-5 स्टोरियाँ हैं जो कि बताता है कि जो कि औरतों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, बच्चों के अलावे से ये टिकटॉक वाली तो देख के इतनी तकलीफ़ हुई है। मज़ीद मेरे लिए तकलीफ दे बात ये थी कि जो एक तबका था सोशल मीडिया पे, उस पर जो बहस हो रही थी, एक कोर्स लार्जली तो अफसुर्दा थे लोग और बहुत ज़्यादा, वो इक्का दुक्का इस तरह के भी पाए गए लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे थे जी बच्चियों को क्यों अलाउ किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये जो है 13 साल जो एक वो है, तो ये बड़ी उनकी बेचारी की एक बड़ी मासूम ख्वाहिशें और बड़े मासूम सी टिकटॉक्स थी, और ये उसका कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसके ऊपर आप तनकीद कर सकें। मवाद नहीं है कि जिसका वो है, तो इसके ऊपर बस एक अफसुर्दा ही हुआ जा सकता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें आमिर साहब, जो क्राइम की रेशो है, मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर ज़रा आपके मैं ख्यालात जान लूँ कि इस्लामाबाद जैसा शहर जिसे पुरअमन भी समझा जाता था और बड़ा तहफ़्फ़ुज़ भी उसके अंदर आप महसूस करते थे, मगर यहाँ जो क्राइम का रेशो है उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जी, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ये कहने को ये मॉडल है, मगर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ही क्राइम की वो वाली सूरत हाल है। मैं चाह रहा था कि अभी जो ये इसके ऊपर कर लिया जाए बात कि अभी एक नया जो एक शोशा आ रहा है 26वीं आईनी तरमीम की अभी खराबियां जो है, तरमीम पे आपने बात कर ली। मैं अपने मेहमान का तारुफ भी करा देती हूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब बशीर से ही जानते हैं 26 के बाद अब मजीद कौन सा तूफान आना बाकी है। जी, हम अभी 26वीं आईनी तरमीम के जो है ना झटकों से नहीं निकले, और 26वीं आईनी तरमीम जो है वैसे तो वो 26वीं ही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल आईनी तरमीमें होती रही हैं, बल्कि शुरू की ही पहले जो 7-8 आईनी तरमीम आई थी वो उनमें से अक्सर जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ही थी। मगर 26वीं आईनी तरमीम ने पूरे आइन का ढांचा बदल के रख दिया। हमारा इंतज़ामी और अदालती निज़ाम जो है तहस नहस होकर रह गया है, और उसके बाद से अभी भी उसके झटके से नहीं निकले कि जिसके अंदर कोई यहाँ इंसाफ का, हम नहीं कह रहे पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि जिस तरीके से अदालतें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट के रह गई है, और जो है जिस तरीके से वहाँ से फैसले हो रहे हैं, और जो हाई कोर्टों में हाल है। अभी ये एक बम फोड़ दिया गया है कि जी 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। तो साकिब आपकी में मैं ट्वीट देख रहा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब की एक वो प्रेस रिलीज में देख रहा था। ज़रा हमें ये जो आपने बम फोड़ा है इसकी ज़रा तफसील बताइएगा। आज जब वो खुसूसी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं बाजिद अली गिलानी साहब, उन्होंने मीडिया को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा जो है वो सॉर्ट करें, और उसके बाद ये सॉर्ट हुआ, और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो 27वीं तरमीम उन्होंने कहा आ रही है, हमें पता चला है और हमारे ये मुतालबात हैं। हालांकि अगर बात की जाए, ये बात इस्लामाबाद के हलकों में मुख्तलिफ जगहों पे बहस हो रही है, लेकिन हुकूमत ने ऑफिशियली अभी कोई बात नहीं की, कोई मुसवदा नहीं आया, कोई जो है वो कोई ऐसी इशारे कराए से भी चीज जो है वो अभी फिलहाल सामने नहीं आई। लेकिन बिहाइंड द सीन चीजें चल तो रही हैं कि हुकूमत जो है एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम में जो गलतियां की हैं, जिनको पॉइंट आउट कर चुकी हैं, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उनको दुरुस्त भी कर सकती है। और दूसरा ट्रांसफर जजेस वाला जो मामला है उसको, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 पहले 6 थे, अब 5 रह गए हैं, तो वो 5 जजेस कहीं ना कहीं अभी भी हुकूमत के लिए शायद जो है वो कबूल उस तरह नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी हर लेवल पे उनको साइडलाइन जो किया जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिन्होंने पहले 5 जजेस के हक में जो पिटीशन फाइल की थी वो वापस ली सुप्रीम कोर्ट से,
अब जो है वो ऐसी 27वीं तरमीम की वो जो है वो सपोर्ट कर दी उन्होंने आज, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एक हैरान कुन है कि, और ये मैं समझता हूँ कि जो बार लेवल पे चीजें हैं, या वकीलों का या वकला का, लॉयर का जो माजी में एक किरदार रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, अब जो है वो अजीब सी सिचुएशन में वो चला गया है। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस मौजूद हैं, मतलब वो 6 जजेस, 6 या 7 जजेस, तो वो उन जजेस को ट्रांसफर जो है वो करने के हवाले से लेजिस्लेशन की जाए कि इनको भी जो है वो दूसरे सूबों में भेजा जाए, और उसमें जो ट्रांसफर पहले कंसेंट के साथ है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट। मैं कासिर हूँ, ये मुझसे हजम नहीं हो रहा कि हम ये 2 साल से ये रो रहे थे कि सारा जो अदलिया का 26वीं आईनी तरमीम का मामला शुरू हुआ था, जब यहाँ के 6 जजेस ने उन्होंने ये दुहाई दी कि जनाब हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लग गए हैं और हमारे ऊपर प्रेशर आ रहे हैं कि फैसले क्या किए जाएं। उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस तरह कहा कि जी हमारे पता नहीं पेशावर से हमें वो अफगानिस्तान से फ़ोन आते हैं, इस तरह की बलूचिस्तान से भी इतलाएँ आई, वहाँ की हाई कोर्ट ने भी, इवन के लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट के जज किया। अब उल्टा मेरे से यज़म करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम उनकी रुदात सुनने के लिए उम्मीद कर रहे थे कोई अच्छी खबर आए, तो ये सदर हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद के ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 3 जजेस मुख्तलिफ जजेस इस्लामाबाद में लाए गए, इस्लामाबाद के जजेस की रोटेशन होनी चाहिए, यानी इनसे भी छुटकारा हासिल करना चाहिए। मैं इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ। मैं चाहूँगा साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोड्यूसर साहब उनको ज़रा लाइन इन कर दें, मैं उनके ख्याल चाहूँगा इस पर जानना। मैं आई एम सॉरी, मुझे इस पर रोना आना चाहिए, मगर मुझे ये इतनी मज़ाक़ खेज़ लगती है कि मुझे इसके ऊपर हंसी आ रही है। साथ इस पर आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी बिल्कुल जी। तो मैं चाहूँगा कि ओवरऑल इसको भी पस मंज़र को भी करें, और 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क के साथ क्या किया है उस पर भी ज़रा मज़ीद रोशनी डालें। आमिर साहब, हम आप भी और मैं भी हंस इसलिए रहे हैं कि अब इस वक्त और इसके अलावा क्या करें, वरना तो ये एक मातम का वक्त है और एक मातम का लम्हा है कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला हजरात जो कि माजी के अंदर जिस भी उनका सियासी पार्टी से उनकी कोई भी हमदर्दी हो उसको बाला ताक छोड़ के वकला हजरात और ख़ास तौर पे वकला तंजीमें माजी के अंदर 2009 से पहले की जितनी, इफ्तिखार चौधरी साहब के से पहले की जितनी भी लॉयर्स मूवमेंट थी या उन तक क्या जितना भी वक्त था, उसके अंदर प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े रहे कि ये आज़ादी अदालत के साथ कोई बात है लेजिस्लेशन या उसके ख़िलाफ़ है, ये जजेस की इंडिपेंडेंस के हक़ में है या ख़िलाफ़ है, ये अच्छे फ़ैसलों के और आइन के मुताबिक है या ख़िलाफ़ है। हुआ अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह, और साकिब साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि आपको सिर्फ इतना बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ने जो पिटिशन दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हक़ में कि हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इंडिपेंडेंट जजेस रहें, इधर उधर से इंटरफेरेंस ना हो, वो उन्होंने जब वापस की तो साथ ही अगले दिन एक तस्वीर भी आई कि लॉ मिनिस्टर साहब उनको एक फेडरल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से डोनेशन भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी रिवायात है। इतना माशाल्लाह ओपनली किया जाता है, मैं क्रूडली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि वो अंग्रेज़ी में मुहावरा कह दो तो वो कम लगता है कि जी फिग लिप भी क्या नहीं रखा जाता, मतलब टोटली नंगापन यहाँ करती है। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए आमिर साहब, सिस्टम के किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर हम ऐसे कह देते हैं कि इंसाफ का इमाम ने फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म का निज़ाम नहीं, कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, यानी कि निज़ाम में इंसाफ होना ज़रूरी है जिस वजह से निज़ाम को दवाम मिलता है। हम कभी चर्चिल की एग्जांपल दे देते हैं कि वो कहता था इफ़ द कोर्ट्स आर वर्किंग तो ब्रिटिश एम्पायर को कुछ नहीं होगा। ये बातें सिर्फ पंच लाइन नहीं हैं। किसी भी जमहूरी सिस्टम के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक आइनी सिस्टम के अंदर अगर आपका या मेरा कोई किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाए, या मेरा या हुकूमत का हो जाए, या एक ताकतवर का और एक कमज़ोर का हो जाए, एक खाक नशीन का और एक तख्तवार का हो जाए, तो सिस्टम के अंदर
प्रोटेक्शन ये है कि हम उसको किसी इंडिपेंडेंट फोरम के सामने प्लेस करेंगे और वो इंडिपेंडेंट फोरम दोनों साइड्स के दलाइल और हकायक देखने के बाद एक फैसला कर देगा जिससे सब लोग खुश होंगे। जरूरी नहीं कि वो फैसला दुरुस्त हो, माजी के अंदर अदालतों ने बड़े गलत फैसले भी किए, लेकिन एक ढारस थी कि ये इंडिपेंडेंट फैसले हैं, ये किसी हुकूमत के किसी ताकत के कहने पे नहीं किए जा रहे। 26वीं तरमीम ने ये किया कि जब 26वीं तरमीम ने ये इख्तियार दे दिया कि जितने भी आइनी मुकदमात हैं, और आइनी मुकदमात की सिंपल डेफिनेशन अगर आसान अल्फाज में बताई जाए तो ये है कि वो मुकदमात जिसमें एक पार्टी हुकूमत हो और किसी के बुनियादी हक का मसला हो, यानी कि हुकूमत के तमाम चीज़ें आइनी मुकदमात के अंदर जाती हैं जहाँ पे हुकूमत या स्टेट से कोई शख्स कह रहा हो कि मेरे बुनियादी हक का मसला है, मैंने वोट कास्ट किया वो नहीं गिना जा रहा, या मुझे बोलने का हक दिया जाए, या दीगर इस तरह की चीज़ें हों। जहां पे भी कोई आइनी मुकदमा हो यानी एक फरीक हुकूमत हो, तो 26वीं तरमीम ने ये आइन के अंदर अब इख्तियार दे दिया कि उसमें जो फरीक है मुकदमे के अंदर, हुकूमत जो उस मुकदमे की फरीक है, वो खुद अपना बेंच पिक करेगी, बताएगी कि मेरा मुकदमा आपका और मेरा जो तनाज़ा है उसका मुकदमा किसके सामने, किन मखसूस लोगों के सामने लगाया जाए। और जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी मामलात हैं, ख्वाह वो चीफ जस्टिस की तैनाती हो या जुडिशल कमीशन के दीगर फैसले हों, वो करते हुए एक ऐसी बॉडी करेगी जिसके अंदर हुकूमत वक्त, जो सबसे बड़ी साइल है अदालतों के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान, दुनिया भर की अदालतों में हुकूमतें साइल होती हैं अदालतों के सामने। पार्लिमानी या कांग्रेशनल जो हैं, या वो चेक्स रखे जाते हैं, एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं दे दिया जाता कि वो अपनी मर्जी का, आपके बकौल के साइल के हाथ में वो कैंची नहीं पकड़ा दी जाती कि अपनी मर्जी का जो है ना आप कपड़ा काट लें। ये कह रहे हैं ना। मैं इसको थोड़ा आसान करूं कि आईन पाकिस्तान के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 7 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्लिमान और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें जुडिशरी का नाम नहीं है, जुडिशरी स्टेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आइन इस बात को तस्लीम करता है कि जुडिशरी स्टेट पे चेक है, ये स्टेट के ताबे नहीं होगी। ये कभी कहेगी कि स्टेट ने सही काम किया, कभी कहेगी स्टेट ने गलत काम किया। अगर वो उसके ताबे आ जाएगी तो वो कभी भी नहीं कह सकेगी कि वो जो कि मेरे ऊपर मुझे तैनात करने वाला है मैं उसके खिलाफ फैसला कर दूं। ये 26वीं तरमीम का सबसे अजीब तर पहलू था। ये तो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं मुरवजा दुनिया भर में कानून के, निज़ाम अदल के बुनियादी जो नुक्ते हैं, ये उसके खिलाफ वर्जी है। साकिब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या कसर रह गई थी कुफर टूटने में, कि जो 27वीं तरमीम हमारे लिए लाई जा रही है कि इसका मकसद जो है, इसके अंदर अगर ये आई तो ये सिर्फ ये तो नहीं होगा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में बजाय इसके कि बाहर से लाए जाएं, यहाँ वाला जो मसला था जिन जजेस का, उनको ही यहाँ से बलूचिस्तान या अगर उससे भी आगे कोई सूबा होता अफगानिस्तान में तो उधर भेजा जाता। अपने ज़माने में जिन कैदियों को ज़्यादा सज़ा देनी जाती थी तो वो मछ जेल में या मियाँ बाली, वहाँ के वो खटमल या मच्छर बड़े मशहूर थे, वहाँ भेजा जाता था। तो ये सिर्फ ये तो नहीं होगा, फिर मेरा ख्याल जो और हेयर एंड देयर को केसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट में एक आधा जो चीफ जस्टिस साहब का ये ऑब्जर्वेशंस आई थी कि आईनी अदालत के अलावा जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो रोकती नहीं है बाकी जजेस को आईनी मसाइल सुनने की, या मंसूर अली शाह साहब के भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। जो थोड़ी सी कसर रह जाती है कहीं ना कहीं, वो जो पुराना वाला आइन था, बुनियादी रूह जो उसकी थी उसको अप्लाई करने की, तो इसके अंदर वो तमाम मामलात को फिर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। साकिब जी आमिर साहब, साद रसूल साहब ने पूरा एक नक्शा खींचा कि जो स्टेट है, जो हुकूमत है, वो उसके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स उसके जाते हैं वो एक फ्रीक होती है और खुद वो बेंच बना रही होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये समझता हूं और ये जो है फैक्ट भी है कि अदलिया के अंदर की जो मुआवनत है हुकूमत को, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। उसकी एक एग्जांपल देते हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया, तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब दरखास्तें आ गई, तो उसके बाद जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उस इजलास में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 4 जजेस ने ये कहा कि आप पूरी सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त मेरे ख्याल में 17 या 19 जज ही थे, तो उन्होंने कहा सारे जजेस को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर कर दें और ये सारे बैठकर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम सुन लेंगे। 4 जजेस ने वोट दिया, एक बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर, 6 ये वोट हो चुके थे, टोटल 13 लोग हैं, तो 7 वोट अगर होते तो सबको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर कर दिया जाता और उसके बाद वो 26वीं तरमीम भी सुन लेते। और जो मखसूस नशिस्तों वाला जो अभी एक अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है कि जिन्होंने सुने नहीं वो केस जो है वो सुन रहे हैं, तो ये बेंच भी वही बन जाता जो पहले जो है वो जिसने केस सुना था। तो अब मामला ये हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं, उनका कन्फ्लिक्ट भी हुआ, उन्होंने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला और उसके बाद गवर्नमेंट के 7 वोट हो गए और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो चाहा उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तमाम जजेस को नहीं डिक्लेयर करेंगे, स्पेसिफिकली टारगेटेड जो है वो उन्होंने बेंच बनाया और जजेस लेकर आए। इवन एक और जो सिनेरियो है कि जब ये 21 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है, नवंबर के पहले वीक तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन जाता है, तो उसके बाद दिसंबर भी था, जनवरी भी थी, उसके बाद जो चल रहे थे महीने, लेकिन इंतजार किया गया, हाई कोर्ट से कोई जजेस लाए गए, वो जजेस जब पूरे हो गए उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया गया और उसके बाद जाकर जो है वो ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो फिक्स किया गया। वगरना मखसूस नशिस्तों का केस दिसंबर में, जनवरी में फिक्स करते तो और जजेस होते जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो फ्रेश हाई कोर्ट से जजेस लाकर जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस को सुनने के लिए बनाए गए। फिर एक और जो चीज मैं ऐड करूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो 3 जजेस हैं। क्या 3 जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम क्यों नहीं लगाई आज तक? एक दफा लगाई वो फरवरी में बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद अभी भी मखसूस नशिस्तों के केस में ये डिमांड रखी गई कि आप 26वीं आईनी तरमीम को पहले डिसाइड करें और इसको बाद करें, क्योंकि इसका इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से बेंच तब्दील हुआ है, उसकी वजह से वो जजेस बाहर हैं जो जिन्होंने केस सुना था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो इस दफा मुख्तलिफ चीज़ है, एक तो ये कि ये एक सो कॉल्ड जमहूरियत दौर में हो रही है, दूसरा इसके अंदर से जब ये दौर जब गुजरेगा या ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, तो उसके बाद इस इदारे का क्या रह जाएगा, जुडिशरी का ख़ास तौर पे और टू सम एक्सटेंट पार्लियामेंट जो कि इसको पास कर रही है, पहले भी पास किया है, अब भी अगर वो पास करती है, तो साथ ये इसके पीछे क्या डिज़ाइन है कि इदारों को वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए जो है बस कर दिया जाए, क्या है डिज़ाइन, क्या है? देखिए आमिर साहब, सबसे पहले तो जो आपने बात की, ये बात दुरुस्त है कि माजी में भी जो भी ताकत वक्त होती है, ख़ास तौर पे आमरीत के वक्त में, वो कोशिश करती है कि चंद जजेस से बात करके तो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा ले। और ये रिवायत 200 से ऑनवर्ड्स शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब जैसे लोगों ने, जिस तरह के लोग आज भी हमारी हुकूमत में अटॉर्नी जनरल साहब के तौर पे मौजूद हैं, उन्होंने ये रिवायत चलाई। लेकिन 26वीं तरमीम ने और इस निज़ाम ने जो काम किया वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने ये नहीं किया कि एक मुकदमे में या 2 में या 4 में जिसमें ख़ास तौर पे कोई वजह है कि ताकत का उसमें इंटरेस्ट हो, तो वो उन जजेस को या उस बेंच को सेट कर लें। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आइन के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को परमानेंटली इस तरह रिस्ट्रक्चर कर देंगे कि हुकूमत के खिलाफ कोई मुकदमा भी हो, ये नहीं कि जिसमें सिर्फ ज़रूरत है या कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी किसी ताकत या डंडे की वजह से निकालनी ज़रूरी है, उसके अलावा तमाम मुकदमात अगर आपको या मुझे अभी बाहर पुलिस वाला कोई रोक ले और हमारे साथ हमें गलत अरेस्ट करके अंदर ले जाए, तो जो हम रिट फाइल करेंगे अदालत के अंदर वो भी हुकूमत की यानी कि पुलिस वालों के बॉसेस की मर्जी के बेंच के सामने लगेगी। उसकी जो अपील फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में वो भी वहीं पे उन्हीं की मर्जी के बेंच के सामने लगेगी। जो सिस्टम के अंदर परमानेंट चेंज कर दिया आइन की अमेंडमेंट 26वीं तरमीम के थ्रू, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डैमनिंग चीज़ है जो कि माजी की आमरीतों के दौर के अंदर भी नहीं किया गया। वो वन ऑफ फैसले थे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं आमिर साहब के, किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर सिस्टम्स के अंदर चेक्स होते हैं जिनकी बिना पे वो जमहूरी निज़ाम का दबाम होता है। अगर किसी को खलिश हो तो वो आपको किसी इंडिपेंडेंट जज के पास चला जाता है। अगर मुझे कोई और खलिश है या आपको कोई है या किसी और शख्स को है, साहब को है, तो कुछ उसको बोलने का कोई हक होता है, उसको बोलने पे कोई रोकेगा नहीं। अगर उससे भी बात ना बने तो हम एक वोट कास्ट करेंगे जिसके वोट का एक नतीजा निकलेगा जो हम सब के सामने होगा।
इस वक्त के अंदर कुछ लग इसलिए इस तरह रहा है कि सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल चेक्स थे, ख्वाब वो इलेक्शन कमीशन हो जो कि एक इंटरनल चेक है सिस्टम का, नैब जैसे इदारे हों जो सिस्टम के अंदर इंटरनल चेक हैं, अदलिया हो जो सिस्टम के अंदर इंटरनल चेक है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों, दीगर चीज़ें हों, जो सिस्टम के इंटरनल चेक्स हैं वो तमाम कोलैप्स कर गए। इस वक्त लोगों को यकीन हो चुका है कि हम अगर पुलिस के पास जाएंगे तो कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, बहुत सारे लोगों का ख्याल है तो वोट कास्ट नहीं होंगे, अगर हम उसके खिलाफ अदालत में अपील फाइल कर देंगे तो अदालतें भी दूसरी तरफ के फैसले करेंगी। अगर किसी भी निज़ाम के अंदर, जमहूरियत के अंदर, ख़ासतौर पर आइनी जमहूरियत के अंदर, आइन के अंदर तश्कील शुदा तमाम चेक्स कोलैप्स कर जाएं, तमाम वो फोरम्स जहां पे आप अपनी आवाज़ उठा के कोई खलिश जाहिर कर सकते हैं वो कोलैप्स कर जाए, तो फिर लोगों के पास कोई और तरीका नहीं होगा कि सिस्टम के बाहर से इसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। जिस तरह की मूवमेंट सड़कों पे तशद्दुद से होती हैं जो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। हमारी ताकत से, हुकूमत से, अदालत से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप इस सिस्टम की कुछ क्रेडिबिलिटी रहने देंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ इंडिपेंडेंस है, कभी मेरे हक में आ जाता है फैसला, कभी आपके हक में आ जाता है, कभी पैमरा मेरी बात सुन लेती है, कभी आपकी सुन लेती है, कभी इलेक्शन कमीशन मेरे हक में फैसला कर देता है, कभी दूसरे के कर देता है। अगर आपकी आवाज़, आपका वोट, आपके हुकूक किसी इंडिपेंडेंट फोरम के पास जाएंगे तो सिस्टम में दवाम होगा। अगर ये एक दफ़ा इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई तो हमें हो सकता है आने वाले वक्त में, जैसे आपने कहा, जब ये निज़ाम ख़त्म होगा तो हम इन इंस्टीट्यूशंस को बेहतर ना कर सकें क्योंकि क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब है। हमें असरे 9 नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़े जो बहुत मुश्किल और दुश्वार वक्त। मेरा ख्याल ये आपने बड़ी अच्छी आखिर में बात की कि कुछ चीज़ें होती हैं कि वो शहर दुरुस्त नहीं हो सकते, उनको नया ही बसाया जाता है, तो ये वो शायद बेहतर कदम होगा। मैं साकिब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला था और ये इतना अरसा पहले इसकी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आप जिस तरीके से ये जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से चल रहा है, जिधर जा रहा है सबको नज़र आ रहा है, तो ये एक मंतक लोग सवाल करते थे कि क्या ज़रूरत क्या है, जो है वैसे भी मेजॉरिटी है, 26वीं आइनी तरमीम जो थी वो लोटे बना बनू के वो करवा ली थी, नंबर्स गेम जो पूरी है, थोड़ी सी उनकी जो है और मेजॉरिटी कम होने, माइनॉरिटी कम होने से जो है पीटीआई का कोई वहाँ पे कोई ये तो नहीं कि वो हुकूमत में आ जाते थे, तो क्या जरूरत थी। मगर अब ये 27वीं तरमीम वाली जब से ये शोशा सामने आया है तो ये लॉजिक समझ आती है, इसका कोई उससे भी ताल्लुक है कि इसके नंबर्स पूरे करके ज़रा वो मसला मरला आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, जो है वो जो एक तगोदो थी वो मौलाना फजल रहमान के घर आनियां जानियां थी, सुबह दोपहर शाम जो है वो हुकूमती वफूद जाते थे आते थे, पीटीआई के जाते थे आते थे, और वो जो दिन लगे थे फिर ये आपको याद होगा कि 14 सितंबर को पहला मुसवदा जो है वो आया था सामने, और उसमें जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई थी, वहाँ नंबर उनके पास पूरा नहीं था, उन्होंने फिर कोशिश नहीं की, फिर उसके बाद ये मामला लटक गया, और उसके बाद ये 21 अक्टूबर को आया था, तो ये तकरीबन 1 माह और 5-7 दिन का जो है वो गैप पड़ गया था हुकूमत जब यह इसको करवाना चाह रही थी। तो अब जो है वो जो हर्डल है, वो जो कोशिश है कि बंदे पूरे करें, तो वो उससे भी निकलना चाहते हैं। जरूरत ही नहीं कि जब आपकी मर्जी चाहे और आप जो है वो कर लें। जो ट्रांसफर जजेस के हवाले से 27वीं तरमीम मुजवजा या उस पर मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि डिस्कस हो रही है, वो बड़ी एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल मैं तो समझता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इन्होंने कंसेंट देनी है, अभी जो आर्टिकल 200 है इसमें कंसेंट देनी है तो इनको कर सकते हैं, अगर इनकी कंसेंट ना हो तो नहीं कर सकते। तो 27वीं तरमीम में इनकी जो कंसेंट है हाई कोर्ट के जजेस की, वो कहा जा रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा कि कंसेंट के बगैर ही, कि जब जो है वो एग्जीक्यूटिव चाहे तो ये प्रोसेस सारा करके तो एक जज को एक हाई कोर्ट में, दूसरे को दूसरे और तीसरे को तीसरे हाई कोर्ट में, और माजी में हमने देखा भी कि कुछ ऐसे अकाउंट्स भी थे एक्स के जो है वो जो इन्हीं जजेस के खिलाफ कैंपेन भी करते थे
फिर जो है वो जो है वो अकाउंट से भी कहते थे कि फलां जज को बलूचिस्तान के फलां पेज पे भेज ये साकिब, ये तो आप ये कह रहे हैं कि ये अप्रूवल शुरू मसला छोड़ें। जब आपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो दुनिया भर में असूल बनाए जाते हैं कि अपने ही फैसलों के खुद जो है वो फैसला नहीं कर सकते, वो ख़त्म कर दिए, तो वो इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। वो तो फिर पार्लियामान वो जो बताया जाता है कि ये सुप्रीम है, इसके अंदर वो कह देंगे इनको जो है मातर अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी भेज दिया जाए, इस्लामाबाद कोर्ट को, फिर कुछ भी मुमकिन है। तो मेरा लिए इन्होंने वक्फा लेना है, तो वक्फे के बाद जो है ना हमारे साथ रहिएगा, इस बहस को जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल और साकिब बशीर साहब दोनों ही मौजूद हैं। आमिर साहब, 26वीं यानी तरमीम के बाद 27वीं के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे थे। जी, 27वीं तरमीम का जो है, ये जो हम पहले बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि मखसूस नशिस्तों की अब लॉजिक समझ आ रही है कि जिस तरफ जा रहा है और जितनी ब्लेटेंटली जिस तरीके से किया जा रहा है कि एक वक्त था कि हम इस तरह की बात करते वक्त भी बहुत मुहतात रहते थे और डरते थे, तो अब वो डर भी नहीं रहता कि सब कुछ जब इतना ओपन हो गया। मैं यही जो है साथ से शुरू करूंगा पूछने के लिए। ये दिखाने का मकसद ये था कि नून लीग जो है के साथ लड़ लगने की वजह से वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें ये वोट नहीं मिलते। और पंजाब से मुझे जो याद पड़ता है 93 के बाद पीपल्स पार्टी को जो है कोई एक एक दो के अलावा जो है वो भी जो लोकल पॉकेट्स में हेयर एंड देयर, कोई मुजफ्फरगढ़ में या मुल्तान में भी मैं मशकूकी सीटें कहूँगा, गुजर खान की भी हैं, पूरे पंजाब से, जो कि पंजाब उनका पीपल्स पार्टी का गढ़ था, मोहतरमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब की अक्सरियत की वजह से वो जीतते थे। तो ये हाल हो गया है और वो कह रहे हैं कि नून लीग के साथ मिलने की वजह से है। तो अभी ये 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त हो रही है, 26वीं आइनी तरमीम पे पीपल्स पार्टी हमें कहती थी ओहो हमें तो ड्राफ्ट कुछ और दिखाया गया था, बताया कुछ और गया था, देखे ना मजबूरियाँ होती हैं। तो 27वीं अब तरमीम के अंदर पीपल्स पार्टी अगर साथ में शामिल होती है, क्योंकि उनके बगैर ये 27वीं तरमीम नहीं हो सकती। जितने मर्जी लोटे बना लें, जितनी मर्जी ये मखसूस नशिस्तें भी शामिल कर लें, पीपल्स पार्टी का चंक बड़ा चंक है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। साथ क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आमिर साहब ये कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादती की, मेरा ख्याल है चंद साहब ने ये कह के कि सिर्फ नून लीग से हाथ मिलाने की वजह से उनको वोट नहीं पड़े। ये बात दुरुस्त है कि नून लीग से हाथ मिलाने की वजह से उनसे वोट नहीं पड़े, लेकिन उनका अपना किरदार जो रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर, पंजाब के लोग, पाकिस्तान सारे के लोग इसमें अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए थे। ये बातें बड़ी मसनूई सी लगती हैं कि हमें ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया था, हमें तो कहा गया था कि मंसूर अली शाह को बना देंगे, हमें तो ये कहा गया था। पहले दिन से जब आपको, मुझे सड़क पे चलते हुए बंदे को पता था कि 26वीं तरमीम के बाद कौन तकरीबन क्या बन जाएगा और किसको नहीं बनाया जाएगा, तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी को नहीं पता था या उनके साथ धोखा हो गया, मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब बात नहीं। उन्हें पहले भी पता था, उन्हें आज भी पता है कि 27वीं तरमीम के अंदर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जिन भी मजबूरियों की वजह से पहले की तरह हुकूमत के साथ चलेगी, मेरा ये नाकिस अंदाज़ा है। लेकिन मैं इस पर दो गुजारिशात करता जाऊँ कि 27वीं तरमीम के अहदाफ क्या हैं। और एक, क्योंकि आपने बात की कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये पास नहीं हो सकता, तो एक छोटा साइड नोट कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद बहुत सारे PTI के जो MNAs हैं उनको अगर 9 मई के मुकदमात के अंदर कन्विक्ट कर दिया जाए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं 50 के करीब, तो वहाँ पे जो बाई इलेक्शंस होंगे शायद उन सब में पाकिस्तान की अवाम दिलों के वज़ीर आज़म के लिए वोट करे और वो सारी नून लीग सीटें जीत जाए, जिसके बाद उनके पास अकेला भी शायद इस तरह का नंबर बन जाए। अकेले का मतलब दीगर इत्तेहादियों के साथ पीपल्स पार्टी को निकाल के कि शायद 2/3 मेजॉरिटी हो, लेकिन इसके नंबर्स अभी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं हुए। ये एक मफरूज़े पे बात है। 27वीं तरमीम के अगर आप बात पूछें तो सिर्फ 2 अहदाफ हैं 27वीं तरमीम के। एक ये, जैसे साकिब बशीर साहब ने कहा कि किसी तरीके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह के इन 5-6 जजेस की तरह के
2-4 लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हैं, 2-4 सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी हैं, 2-4 पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी हैं। मैंने 2-4 ऐसे ही कहा, शायद ज़्यादा हो शायद कम हो, लेकिन तमाम हाई कोर्ट्स में इस तरह के जज साहिबान मौजूद हैं जो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने थोड़ी एफर्ट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं उन तमाम लोगों को एक दफ़ा सेटल करने के लिए और आइंदा के लिए ये मैसेज देने के लिए कि कोई शख्स भी इनमें से इंडिपेंडेंट ना हो, वरना हम 27वीं तरमीम के ताबे आपको, जैसे आपने कहा, मच भेज देंगे या दीगर जगह भेज देंगे। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, कुछ इस वक्त हुकूमत के ये बात भी नज़र आ रही है कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जज साहिबान जिन्होंने हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए बड़ा काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब और दीगर कुछ लोग, वो अपनी रिटायरमेंट के करीब है। तो आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम का पहला मुसव्वदा था जो पास नहीं हो सका, तो गवर्नमेंट का बड़ा एक्सप्रेस डिज़ायर थी कि हम आईनी कोर्ट बनाएंगे, आईनी कोर्ट के अंदर एज लिमिट बढ़ा देंगे और काजी फाइज ईसा साहब जो रिटायर होने वाले हैं उनको रिटेन कर लेंगे। इसी तरह आज भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव बज़ाहिरन विस्पर्स में ये नज़र आता है कि कुछ जज साहिबान जो रिटायर होने वाले हैं, लेट्स से आईनी बेंच के सरबराह फॉर एग्जांपल, उनको अगर दवाम दे दिया जाए तो वो इस निज़ाम की भी एक गारंटी इफेक्टिवली कंटिन्यू करेगी, जैसे काजी फाइजा साहब के साथ करती थी। तो मेरे ख्याल में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्राइमरीली देखना या उस तरह के दीगर हाई कोर्ट के जजेस को देखना कि उनकी मर्जी के बगैर वो ट्रांसफ़र करने की पावर हो हुकूमत के पास, और दूसरा कुछ लोग जिनको शायद बेंच पे रिटेन करना मकसूद है, इन दोनों के लिए शायद इस तरमीम के अंदर आप चीज़ें देखें। जी बिल्कुल, जो डिलीवर कर रहे हैं उनको बख्शीश देना मेरा ख्याल है कि बड़ा वाजिब हो जाता है, और हुकूमत के पास इतने वसाइल होते हैं, इतने ओहदे होते हैं कि वो बांटने पे आए तो ख़त्म ही नहीं होते। इलेक्शन कमीशन का भी एक नया जो है सरबराह आना है, और भी बड़े तरीके हैं, मगर वो जो नंबर्स वाली गेम है कि जहाँ वो अगर वो सुनते हैं कि पीटीआई के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो आप इशारा कर रहे हैं, तो वो मुहावरों के आजकल मतलब तब्दील हो गए हैं कि देयर इज़ एन इल विल देयर इज़ अ वे, तो वो तरीका निकाल लेंगे। मगर पीपल्स पार्टी के बहरहाल बगैर जो है वो ना सिर्फ के नंबर्स का मसला नहीं सिर्फ रहता, एक पॉलिटिकली भी एक वैक्यूम आता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी वो भी पहले बड़े अपनी जो देते रहे हैं एक्सप्लेनेशंस कि जी मुझसे भी ड्राफ्ट गलत दिखाया गया, तो ये एक पॉलिटिकली मुश्किल हो जाता है उनके बगैर। एक मैं साकिब आपसे जो क्विकली पूछना चाह रहा हूँ कि हमें तो यही नहीं समझ आती थी कि ये जज हजरात जो हैं किस तरीके से ये जो कुछ कर रहे हैं कर पा रहे हैं। वकला 12 चेकर्ड हिस्ट्री होने के बावजूद वकला की एक बज़ामत की भी बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी कैपिचुलेशन देखी है, मगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना जानते बूझते हुए भी कि जनाब ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस को भी जो है ना दूसरी जगह भेजना चाहिए, मैं इससे ये हजम नहीं हो रही। इस पे मैं चाह रहा हूँ आप अपने लास्ट वर्ड्स हमें ज़रा बयान फरमा दें। मेरा ख्याल है ये मामला तो बड़ा क्लियर हो गया था उसी दिन ही कि जिस वक्त बार की जो पिछली क़यादत थी उसने और मौक़िफ़ लिया था, जब ये ट्रांसफर जजेस आए थे उस वक्त बड़ी कंडेम किया गया था, लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था और इन्होंने कहा था कि हम सड़कों पे आ जाएंगे अगर ट्रांसफर जजेस यहाँ पे आए और इनको वापस ना भेजा गया। और उसके बाद जब पिटीशन वापस ली गई और वो पिटीशन वापस लेना ही ये जाहिर कर रहा था कि ये जो 3 जजेस आए हैं ट्रांसफर, उनको जो है वो उनके साथ उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रहे हैं और जो 5 जजेस हैं उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करार नहीं दे रहे। तो अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने लिया है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो आजमजी तारड़ साहब हैं या मुख्तलिफ लोग जो है वो अहसन इकबाल साहब पिछले दिनों आए हुए थे। मैं साकिब आपकी बात रोक रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मिस नहीं करना चाहता कि आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि इमरान खान पीटीआई के उन्होंने अपने आप को पैट्रन चीफ डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब मैं कॉल दूंगा, एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और एहतजाज की तहरीक के वाले से हदायत उमर अयूब को दी जाएंगी और अभी फ्रेमवर्क नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे के फ़राइज़ अंजाम दें, ये अब उनकी कॉल पे वो डायरेक्टली लीडर्स को कहेंगे। मैं आपसे साथ ये पूछना चाहूँगा कि ये अब क्या उनके लिए कोई गुंजाइश पीटीआई के लिए इसके अलावा नहीं रह जाती है कि कॉल दी जाए और पूरे मुल्क की, और इस जंग के हालात में क्या कहेंगे?
देखिए, ये एक बड़ा आमिर साहब बड़ा नाजुक सा इसी एक बात है। मेरे ख्याल में जो पेट्रन इन चीफ वाली बात है उससे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के पास जो भी पोस्ट हो या ना हो, वो अपने आप को इसमें एक आम वर्कर कहें या पेट्रन इन चीफ कहें, एक आवाम का पीटीआई के साथ नहीं, इमरान खान के साथ एक लगाव है। वो पार्टी के ओहदेदार हों या नहीं हों, उन्हीं की कॉल मैटर करती है। उनके बगैर पार्टी का कोई ओहदेदार या कोई एमएनए मैटर नहीं करता। इस बात को तो अब तकरीबन सब तस्लीम कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस अरसे के अंदर आवाम का इमरान खान साहब के साथ लगाव बड़ा है या उनसियत बड़ी है, उसी पीरियड के अंदर बार बार 1, 2, 3 एपिसोड्स के बाद, ख़ास तौर पे 8 फरवरी, फिर 12 जुलाई और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद आवाम की एक डिस्ट्रस्ट बड़ा है या उनकी नाउमीदी बड़ी है उस लीडरशिप से पीटीआई की जो इस वक्त ज़मीन पे मौजूद है। आप देखें, ख्वाह वो पहले अली अमीन गंडापुर हों जो अब साइड लाइन हो चुके हैं, या 26 नवंबर की रात पंजाब की सारी लीडरशिप हो, सलमान राजा साहब, दीगर लोग हों, या इवन उमर अयूब साहब वगैरह हों, इन्होंने स्टांस तो लिया, लेकिन आवाम इनको और दीगर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को इस एक बात पे परख रही है कि आप इमरान खान से कितने लॉयल हैं। और उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग इसके अंदर नज़र नहीं आती। अगर किसी वजह से इमरान खान साहब जो जेल के अंदर हैं, उनकी बाहर की लीडरशिप लोगों को मोबिलाइज ना कर पाई और उसी तरह का काम किया कि मैं 12 ज़िले क्रॉस करके रात के अंधेरे में किसी मुश्किल तरीके से वापस पहुंचाऊं, अगर इसी तरह की लीडरशिप ने काम किया तो लोगों को पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, जो लीडरशिप बाहर है, उससे मजीद नाउमीदी होगी, जो कि इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं। बहुत बड़ा ये एक गैम्बल होगा गवर्नमेंट के लिए भी है कि ये ऐसी तमाम दरवाजे बंद करके कोई गुंजाइश ना छोड़ना, और ये क्योंकि जंग की अभी जंग टली ही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, और पीटीआई के लिए भी क्योंकि पंजाब के अंदर से लोगों को गैल्वनाइज करना, इकट्ठे करना और फिर उसकी सूरत में जो होना, सो ये आइडली तो ये अगर अफवाह तरफ़ीम से वो जो हम बड़े एक्सपर्ट है दरमियानी रास्ता निकालने की निकल आता तो वो अच्छी बात थी, मगर बाल दुआ कर सकते हैं कि कुछ आपस में दरमियानी रास्ता निकल ही आए। मुल्क कभी मजीद किसी ऐसे एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू आमिर साहब। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।